तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 हिस्ट्री की और इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ त्रिपक्षीय संघर्ष से, एग्जाम में आपका एक न एक प्रश्न रहेगा ही और ये जो प्रश्न आपका बनेगा 15 अंक तक तो दोस्तों बन सकता है, ठीक है। तो 15 नंबर आसानी से आप उठा सकते हो एक त्रिपक्षीय संघर्ष ये करके दोस्तों, ठीक है। तो देखिए त्रिपक्ष संघर्ष क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में दोस्तों। देखिए त्रिपक्ष संघर्ष, तो संघर्ष का मतलब आपको पता है दोस्तों, और त्रिपक्ष का मतलब क्या था। त्रिपक्ष का अर्थ होता है दोस्तों तीन पक्ष। त्रिपक्ष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तीन पक्ष। तो वो कौन कौन से तीन पक्ष है जो कि कन्नौज को लेकर यहाँ पे इनके बीच संघर्ष चलता है तीन वंशों पे। उन तीन वंशों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो तीन वंश जो हुए, पहला में हुआ आपका राष्ट्रकूट वंश, दूसरा आपका हुआ पहला प्रतिहार वंश, दूसरा राष्ट्रकूट वंश और तीसरा पाल वंश। इन तीन वंश के बीच संघर्ष चलता है दोस्तों, किसको लेकर, कन्नौज को लेकर दोस्तों। आप सभी को पता है कन्नौज वर्तमान में जो अभी आप देख पा रहे होंगे वो राजस्थान के अंदर पड़ता है कन्नौज। और कन्नौज को लेकर तीन जो यहाँ पे वंश है इसके बीच संघर्ष चलता है। तो पहला आप बोल सकते हो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा आप बोल सकते हो राष्ट्रकूट वंश और तीसरा आप बोल सकते हो पाल वंश, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन सा एरिया भी अगर बात किया जाए तो कहाँ पड़ता होगा, तो वर्तमान में जो आप गुजरात देख पा रहे होंगे दोस्तों, गुजरात और राजस्थान के जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे वो आपका प्रतिहारों का हुआ करता था। दूसरा मैं राष्ट्रकूट बात करूँ तो जो पश्चिमी दक्कन के जो क्षेत्र देख पा रहे होंगे, यानी कि जो अभी वर्तमान में कर्नाटका वाला देख पा रहे होंगे, कर्नाटक है ना, गोवा, वो नीचे देख पा रहे होंगे ना, वो वाला क्षेत्र आप सभी का यहाँ पे मैप के माध्यम से देखिए ये आपका पड़ता था वो राष्ट्रकूट वंश यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक बार से दोस्तों को पाल वंश, पाल वंश वर्तमान अभी बंगाल देख पा रहे होंगे, तो ये वाला क्षेत्र वो पाल वंश का हुआ करता है दोस्तों। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष तीनों के बीच होता है दोस्तों, तीन वंश के बीच। पहला आप बोल सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, याद रखिएगा। दूसरा आप बोलेगा दोस्तों राष्ट्रकूट वंश और तीसरा पाल वंश। इन तीनों के बीच ये संघर्ष चलता रहा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो सभी वंशों के बारे में हम सभी को थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है दोस्तों। और गुर्जर प्रतिहार वंश पे मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते दोस्तों। तभी हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ रहे हैं, जिस कारण से हम सबको सभी वंशों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्र करनी है दोस्तों, ठीक। तो चलिए बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। और इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक में बात करूँ तो मिहिर भोज था दोस्तों, ठीक है। मिहिर भोज जो प्रतिहार वंश है इसका सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों, कन्नौज में वो अपना राजधानी बनाया था। आपको याद रखना है कन्नौज को लेके जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है यहीं पे उसका दोस्तों राजधानी था, है ना। यहाँ तक क्लियर होगी, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों उसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी, किसने, मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। मैंने आपको बताया था वो उसके उस वाला वीडियो में, गुर्जर प्रतिहार वंश वाला वीडियो में। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार जो था ना वो घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए था दोस्तों, घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो बस इतना थोड़ा थोड़ा हम जानकारी एकत्र करेंगे तो ये थोड़ा सा हो गया हमारा। अब थोड़ा देख लेते हैं पाल वंश के बारे में दोस्तों। पाल वंश, पाल वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो गोपाल माने जाते हैं दोस्तों। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। और देखिए पाल वंश का जो राजधानी था, इसका राजधानी था दोस्तों मुंगेर, है ना। कहाँ था दोस्तों, मुंगेर वो उसका राजधानी था दोस्तों, ठीक है। जनता द्वारा गोपाल को राजा बनाया गया था दोस्तों, वहाँ की जो जनता है उसके द्वारा गोपाल को राजा बनाया गया था। तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक माने जाते दोस्तों और राजधानी मुंगेर थी। चलिए दोस्तों नालंदा में औदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, वह बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। देखो ये जो औदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है इसकी भी स्थापना किसने किया था दोस्तों, वो गोपाल ने किया था, पाल वंश के शासक के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों धर्मपाल। थोड़ा धर्मपाल को देख लेते हैं। गोपाल का उत्तराधिकारी था दोस्तों, गोपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ, गोपाल हुआ दोस्तों, ठीक है। क्या हुआ कि उसने भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की दोस्तों, एवं नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित, ठीक है, जीवित भी किया। तो इसके बाद गोपाल के बाद जो आता है दोस्तों वो आपका धर्मपाल आता है, आपको याद रखना है। और धर्मपाल ने क्या किया था, भागलपुर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना करवाई थी दोस्तों, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से वो बनाने का कार्य भी किया था, ठीक है। दोस्तों पाल वंश का महान शासक था, ठीक है, कौन, धर्मपाल। जो धर्मपाल हुए ना वो पाल वंश का एक महान शासक माने जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों देवपाल। देवपाल इस वक्त का अंतिम शासक माना जाता है। तो इस अगर मैं बात करूँ दोस्तों देवपाल पाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है, ठीक। तो चलिए दोस्तों पाल वंश हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। जो पाल वंश की बात करें दोस्तों, ये पाल वंश आपका
हाथी के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, एवं बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए। ये बौद्ध धर्म को संरक्षण करता था और ये हाथियों के लिए था। जिस तरह से प्रतिहार थोड़ा घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, उस तरह से जो पाल वंश है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, ठीक है। तो पाल वंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दिया, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखने का प्रयास करेंगे। जो एक हमारा जो राष्ट्रकूट वंश है वो छूट रहा है ना, उसे हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, पाल वंश हो गया ना। अब थोड़ा देख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो दंती दुर्ग माने जाते हैं, ठीक है। तो जो इसके संस्थापक माने हैं राष्ट्रकूट वंश, वो आपका दंती दुर्ग माना जाता है। और इसका जो राजधानी था दोस्तों वो मान्यखेत थी, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है राष्ट्रकूट वंश जो है उसके संस्थापक में बात करूँ तो दंती दुर्ग और मान्यखेत इसकी राजधानी। एक एक चीज़ को मैं 2 बार 3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वो याद रहे दोस्तों, ठीक है। नहीं तो बोलेगा आप बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे ताकि आपको याद रहेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, दंती दुर्ग संस्थापक, राजधानी मान्यखेत। दोस्तों जो एलिफेंटा है ना, एलिफेंटा एवं एलोरा की जो गुफा है इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने ही किया था दोस्तों, ठीक है। तो एलिफेंटा और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा वो किया गया था दोस्तों। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम राजा बना, यानी कि हम लोग बात करें दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग के बाद जो शासक आता है जिसका नाम हुआ था कृष्ण प्रथम दोस्तों, ठीक है, वो शासक बना। और उसने क्या किया, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दंती दुर्ग के बाद जो कृष्ण प्रथम आए वो एलोरा के जो कैलाश मंदिर देख पा रहे हैं इसका वो निर्माण करवाया था दोस्तों। जिस तरह से मैंने बताया आपका एलिफेंटा और एलोरा की जो गुफा है वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। तो कृष्ण प्रथम द्वारा ये आपका जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर आप देख पा रहे होंगे इसका निर्माण वो कराया था दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। कृष्ण प्रथम के बाद जो शासक हुआ वो शासक हुआ दोस्तों ध्रुव, ठीक है। और ध्रुव इस वंश का महान शासक माना जाता है दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक ध्रुव माना जाता है जो कि कृष्ण प्रथम के बाद आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्रुव नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसने क्या किया था, इसने पाल नरेश, धर्मपाल एवं प्रतिहार नरेश वत्सराज को पराजित किया था। देखिए जो ध्रुव है ना, ध्रुव मैंने आपको बताया था धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल जो पाल वंश के महान शासक माने जाते हैं, तो पाल वंश को वो हरा दिया था, कौन, ध्रुव हराया था। फिर जो वत्सराज माने जाते हैं, वत्सराज वो आपका प्रतिहार वंश से था। तो प्रतिहार वंश के जो शासक हुए वत्सराज, इसको भी हराया। यानी कि जो ध्रुव है वो ध्रुव क्या करता है, वो धर्मपाल को भी हराता है और वत्सराज को भी हराता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों राष्ट्रकूट, पाल एवं प्रतिहार के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ वो हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी तक मैंने आपको वो 3 जो वंश है जिसके जिसके बीच ये युद्ध हुआ था वो मैंने बताने का प्रयास किया। अभी हम लोग देखेंगे कि युद्ध जो हुआ वो, ठीक है, कैसे वो किस प्रकार से वो स्टार्टिंग होती है वो मैंने बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो हो सके तो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, अभी तक मैंने जो 5 मिनट आपको बताया वो पूरा का पूरा वो थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया, तो किस तरह से वो कौन कौन सा वंश आता है उसका थोड़ा सा इतिहास को मैंने बताया, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा और डीपली हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनेंगे 15 नंबर का। और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में थोड़ा अच्छी से अगर जानकारी रख लेते हैं तो मेरा हिसाब से कि आने वाला कोई भी परीक्षा हो उसमें किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे होंगे वो आपको टेंशन लेना नहीं है। ये आप लोग लिख दीजिए, बहुत ही ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि अभी मैं बताने ही वाला हूँ 4 से 5 पेज का, है ना। तो थोड़ा सा समय लेके बैठिए, क्योंकि पढ़ने आए हैं तो पढ़ना है तो थोड़ा अच्छा से पढ़ते हैं दोस्तों, क्लियर। तो चलिए, लेकिन समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, कन्नौज से पहले पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र होता था, आप सभी को पता है। पहले की बात करूं, पाटलिपुत्र बहुत ही प्रसिद्ध था, है ना। और इसको लेकर कई सारे युद्ध भी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो पाटलिपुत्र वो समाप्त होते चले गए। आगे चलकर मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी। आपको पता है कि मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही रहा था। तो कन्नौज से पहले पाटलिपुत्र जो था वो सत्ता का केंद्र रहा था। और मौर्य जो वंश था उस समय भी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी। आरंभिक समय में दोस्तों गुप्त काल में भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। तो पाटलिपुत्र बहुत ही फेमस था दोस्तों। जो मौर्य वंश देख पा रहे होंगे वो उनका जो राजधानी पाटलिपुत्र था। गुप्त काल देख पा रहे होंगे उसमें भी पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण था दोस्तों, ठीक है। तो इसका अर्थ यह है कि लंबे समय तक पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बना रहा था दोस्तों, ठीक है। तो पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र था दोस्तों। हर्षवर्धन के समय में जो वर्धन वंश आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो वर्धन वंश अपनी राजधानी कन्नौज को बना लेता है। तो आपने पढ़ा होगा जो वर्धन वंश के जो थे शासक हर्षवर्धन, उन्होंने क्या किया था, वो अपनी जो राजधानी थी वो कन्नौज में बना रही थी। क्योंकि उसके सबसे पहले तो उसका कहाँ था दोस्तों, वो
वहाँ पे था। फिर वो लोग क्या करते हैं कि कन्नौज में अपनी वो राजधानी बनाते हैं। उसके जो बहन था उसका जो हुआ था, आपने पढ़ा होगा, पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है, कि किस तरह से उसका किडनैप होता है और उसके बाद कन्नौज को अपना वो राजधानी बना लेता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पाटलिपुत्र का पतन हो जाता है और वह एक सामान्य नगर बन के रह जाता है। तो अगर इसको क्यों बनाया गया कन्नौज को, क्योंकि वहाँ बहुत समय तक, लंबा समय तक पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण बना रहा क्षेत्र, लेकिन बाद में इसका कहीं न कहीं वो मान्यता जो भी है एक सम नॉर्मल सा होता चला गया, नॉर्मल सा होता चला गया। तो इसके बाद वो कन्नौज वो को बनाया गया और कन्नौज उसके लिए महत्वपूर्ण रह गया दोस्तों, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र का वो धीरे-धीरे मार्केट डाउन होने लगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो वर्धन वंश के जो एक शासक हुए हर्षवर्धन, है ना? वो अपना राजधानी बनाता है वो कन्नौज में बनाता है, ठीक है। अब ये कन्नौज बहुत ही फ़ेमस होने लगा। अब कन्नौज को लेकर सभी लोग परेशान हैं, क्यों भी नहीं होगा भैया? अगर मैं बात करूँ राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सब तरह से वो परिपूर्ण था। तो जहाँ भी संसाधन होंगे, जहाँ क्षेत्र अच्छा रहेगा, तो उसके लेकर कहीं न कहीं लोग आक्रमण करेंगे और लोग उसमें प्रयास करेंगे कि वो क्षेत्र मेरा हो दोस्तों, ठीक है। तो क्षेत्र विस्तार के लिए लोग अपना वो करते हैं, है ना। चलिए, तो कन्नौज इस समय बहुत ही प्रसिद्ध था, तो इसके लेकर बहुत ही लोग अपना अपना चाह रहे थे कि नहीं, मैं वहाँ पे शासन करूँ, मैं करूँ, और यहाँ पे संसाधन की उपलब्धता है, ठीक है। तो इस कारण से ये युद्ध हुआ दोस्तों, ठीक है। ये जो संघर्ष चलता है दोस्तों, कन्नौज शक्ति का केंद्र, राजनीति का केंद्र और व्यापार का केंद्र था दोस्तों, ठीक है। सभी तरह से वो परिपूर्ण था दोस्तों, जिस कारण से सभी कन्नौज को ही अब वो बनाना चाहते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, उत्तर भारत का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कन्नौज है दोस्तों। उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नगर माना जाता है कन्नौज दोस्तों। व्यापार का केंद्र भी हुआ करता था कन्नौज दोस्तों। जो कन्नौज आप देख पा रहे होंगे, वो व्यापार का भी केंद्र हुआ करता था। और इस नगर से दोस्तों, ठीक है, कर की प्राप्ति बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। टैक्स भी बहुत अच्छा खासा यहाँ से लिया जाता था कन्नौज से दोस्तों। गंगा तथा यमुना नदी के बीच का क्षेत्र होता था। तो ये जो आप क्षेत्र देख पा रहे हो, वो नदी खड़े क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से भी बहुत ही फ़ायदा हुआ करता था। और इस क्षेत्र की मिट्टी की अगर बात करूँ दोस्तों, तो इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ हुआ करती थी दोस्तों। अब जहाँ का मिट्टी उपजाऊ हो, तो आप तो समझ ही लीजिए क्या कहूँ मैं, यानी कि वो बहुत ही ठीक है, परिपूर्ण संपन्न क्षेत्र रहा था कन्नौज, ठीक है। गंगा नदी के किनारे होने के कारण व्यापार वाणिज्य केंद्र, ठीक है, हुआ करता था। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्षेत्र से भारत की चारों तरफ से दृष्टि रखी जाती थी, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसी कारण से कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। आपको मैंने ये बताया कि किस प्रकार से कन्नौज इस प्रकार से वो प्रसिद्ध था। सारा का सारा यहाँ पे था दोस्तों। जल से लेकर मिट्टी से लेकर संसाधन सभी यहाँ पे उपलब्धताएं थी। इस कारण से लोग कन्नौज पर आकर्षित करते थे। सभी लोग का नज़र कन्नौज पे ही गड़ा होता था, भाई ये कन्नौज को कैसे हम लोग जीते, है ना। तो उसके लिए वो लोग युद्ध हुआ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर पाल, ठीक है, वंश उभर कर आए। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो आपका वर्धन वंश समाप्त होता है, वर्धन वंश के जो शासक जो हुए हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये आपका गुर्जर और पाल उभर के सामने है दोस्तों। और उस समय कन्नौज में आयुध वंश के शासक इंद्रायुध शासन कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो जिस समय उनका ये हो गया, तो एक जो कन्नौज में वंश होता है आयुध वंश, और इस आयुध वंश के जो शासक थे उस समय के, वो कौन थे दोस्तों? इंद्रयुध थे दोस्तों, ठीक है। तो इंद्रयुध वो आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ तक तो ये हो गया। अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष आखिरकार कितने चरणों में चलता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, अभी तो मैंने ये बता दिया त्रिपक्षीय संघर्ष कितने कितने वंशों के बारे चले, है ना, और किस लिए ये संघर्ष चल रहा है दोस्तों, कन्नौज को लेकर ये चल रहा था दोस्तों। कन्नौज को लेकर क्यों ये लोग परेशान थे दोस्तों, तो मैंने बताया आप सभी को कि कन्नौज ये इस प्रकार से राजनीतिक तौर पे वो केंद्र रहा था, व्यापारिक रूप से केंद्र रहा था। ये सारे के सारे चीज़ मैंने बता दिया। तो ये हो गया हमारा पहला वीडियो, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि जो 3 वंश थे, प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया। और थोड़ा मैंने आप सभी को जानकारी दे दिया दोस्तों कन्नौज वंश के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा, अभी मैं जस्ट लाने वाला हूँ, थोड़ा 5 मिनट वेट कीजिए। दूसरा वीडियो वो मैं बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, वो 3 वंशों के बीच चला, लेकिन वो कितने चरणों में चला दोस्तों, वो मैं आपको पूरा पूरा क्लियर बताऊंगा कि कौन से राजा कब आए, कब गए, और कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कौन किसको हराया, कौन किसको मारा, वो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कि पाल वंश से कौन शासक आए, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश से कौन शासक आए, फिर आपका जो वो
राष्ट्रकूट वंश है उससे कौन से शासक आए, वो किससे युद्ध किया, वो किसको हराया, तो सारा का सारा मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो कहीं नहीं जाइए, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहते हैं। दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।